मेरा नाम है किरण मीरा और मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने वाली हूँ, जो हमारे बीएससी सेकेंड ईयर या सेमेस्टर थर्ड में जो है एक पेपर है आपका। और ये है क्या, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज से शुरू करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। जैसा कि हम इसके नाम से समझ सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम जो स्टडी करेंगे वो है जो हमारे पास है ऊष्मा। ऊष्मा के बारे में हम जानते हैं कि ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा की गतिकी है ना, ऊष्मा गतिकी इसको हिंदी में कहते हैं। तो यानी कि ऊष्मा से रिलेटेड कितना उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ उसके लॉज है कंजर्वेशन के, या थर्मोडायनेमिक्स के लॉज कैसे हैं। जैसे न्यूटन मैकेनिक्स की बात की जाए तो न्यूटन के लॉ बेसिक्स हैं, ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में जो बेसिक लॉ है उनके बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि यहाँ पर कितने टाइप का प्रक्रम होते हैं, कि प्रक्रम क्या होता है, पहले तो वो बात जानेंगे। फिर हमारे पास कितने प्रकार के प्रक्रम हैं या कितने प्रकार के प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम कोई वर्क डन करते हैं एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम थर्मोडायनेमिक्स को। पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ ये ध्यान करना है कि किसी भी सिस्टम को हम उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज के बेस में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है, और साथ ही उन थर्मल प्रॉपर्टीज के बीच में कौन सा रिलेशन आइडेंटिफाई होता है। पहली बात है कि हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम क्या कहेंगे। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल में मैंने आपको चित्र में दिखाया है कि एक कप चाय है जो वो अपने आप में एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है, ग्लास है पानी में, ठंडा पानी है, तो भी वो सिस्टम है एक थर्मोडायनेमिक। ये नहीं है कि ऊष्मा की बात कर रहे हैं तो हम लोग हमेशा हॉट टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर लो हो या हाई, एक वस्तु का एक टेम्परेचर की स्पेसिफिक उसकी एक प्रॉपर्टी है, तो हम उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम कह सकते हैं आइसोलेटेड कोई भी सिस्टम है जिसका बाहर से है ना कोई कांटेक्ट नहीं है, उसको हमने एक थर्मोडायनेमिक आइडियल थर्मोडायनेमिक सिस्टम माना हुआ है। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स की। तो जैसे हमारे अगर हम बात करें कि हमारे पास जो मैथ में हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हमें पता हो, तो हम उसको ग्राफ में थ्री डायमेंशन के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि अच्छा ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन क्या है। अगर और कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो जैसे प्लेन उड़ता है तो उसके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो वहाँ पर अपनी पोजीशन को आकाश में स्पेसिफाई कर सकता है, उसको कहाँ लैंडिंग करनी है, कहाँ से वो टेक ऑफ कर रहा है, या वो कहाँ पर है किसी टाइम पर। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब है वो हमारे पास जो मैथ्स के जो कुछ हमारे पास यानी कि कुछ नंबर है जिनकी वजह से हम कोई लोकेशन या पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो कोऑर्डिनेट हुए आपके एक रीजनल, ठीक है, किस क्षेत्र में है या किस डायमेंशन में है। इसी तरीके से जो ऐसे कोऑर्डिनेट्स या ऐसे वेरिएबल जो किसी थर्मल स्टेट को है ना किसी भी सिस्टम की थर्मल स्टेट को डिफाइन करते हैं, उनको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स। अब हम बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है। इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी कि एक रिलेशन है किनमें, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स में। अब हमारे थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, ऐसे इन सब में एक रिलेशन है। उस रिलेशन को जो इक्वेशंस हमारे पास स्टेट करती हैं उनको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो अब हम जानेंगे कि हमारे पास पहला सबसे पहले होता है थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस जीरोथ लॉ की वजह से ही हमारे पास है टेम्परेचर का जो हम कहते हैं डेफिनेशन वो आई है। ये क्या स्टेट करता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट करता है कि ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दो वस्तुएं थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होंगी जब उन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। कांटेक्ट में आने पर दो वस्तुएं कांटेक्ट में रखी गई हैं और उनका जब टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गई है। अगर आप किसी कोल्ड बॉडी को किसी हॉट बॉडी के पास रखेंगे, कांटेक्ट में रखेंगे,
तो क्या होगा, वहां पर ऊष्मा का प्रवाह होगा, है ना, एनर्जी का फ्लो होगा। और क्या होगा कि जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर लो होगा और जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो सिचुएशन क्या हो गई, यहाँ पर क्या राइज हो गई कि एक पॉइंट पर दोनों का जो है टेम्परेचर सेम हो गया है, और जब टेम्परेचर सेम हो गया है उस कंडीशन को हम कहते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अब यहाँ पर जीरोथ लॉ में क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास दो सिस्टम ए और बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि बी जो है हमारा सिस्टम, वो तीसरा एक सिस्टम है सी, उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर इस तरीके के दो स्टेटमेंट हैं तो इससे हम इन्फर करते हैं कि ए भी सी के इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये हमारा क्या हो गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं एक सेकेंड कि हमारे पास वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है। थर्मोडायनामिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक तो वर्क डन हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों ने न्यूटन या मैकेनिक्स में पढ़ा है कि कार्य और विस्थापन, वो अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कार्य का मान है ना, पाथ फंक्शन है। यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में हमारा जो वर्क है वो पाथ फंक्शन है, पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी कि सिर्फ पहली और आखिरी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, उस पोजीशन तक जाने के लिए वो कौन सा रास्ता है, कौन से रूट को अपनाता है, उस पर हमारा कार्य डिपेंड करता है। तो हम उसको क्या कहेंगे, ऐसे वर्क को हम क्या कहेंगे, ऐसे वर्क फंक्शन को यानी कि कार्य फलन को हम कहेंगे कि वो पाथ डिपेंडेंट है। यानी कि उसका मान पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पाथ चूज करते हो वहां तक पहुंचने के लिए। एक सिस्टम को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लेकर आने में, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन तक पहुंचाने में आप कौन सा पाथ उपयोग करते हो उस पर आपका वर्क डन का मान डिपेंड करेगा। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे कार्य को हम क्या कहेंगे, पाथ डिपेंडेंट वर्क फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज हम समझ में आ गए। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जैसे यहाँ पर डेफिनेशन में दिया हुआ है, सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही नहीं बल्कि उसके उस वहां तक पहुंचने के मार्ग पर भी डिपेंड करता है ना, कि वो हमने हमने कौन सा वहां पर प्रोसेस यूज किया है। अभी हम प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि प्रोसेस क्या होता है ना, कि कौन सा प्रक्रम हम आइसोथर्मल ले रहे हैं, आइसोबैरिक ले रहे हैं, आइडियाबैटिक ले रहे हैं, कौन सा हम जो है प्रोसेस यूज कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचने के लिए, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो उससे पहले हम एक चीज और जानते हैं हमारे वर्क डन में है, जिसे हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। साथ ही हमारे पास एक डेफिनेशन है नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो क्वासी मीनिंग है उसका मतलब है, वर्ड है, उसका मीनिंग होता है सिमिलर बट नॉट सेम, है ना, बिल्कुल इतना छोटा सा मिनिमल चेंज कि हम मानते हैं कि उसके जो वेरिएबल है वो लगभग कांस्टेंट रह रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो अगर क्वासी स्टैटिक है तो उसमें चेंज हो रहा है बट हम उसको नेग्लिजिबल चेंज है, नेग्लिजिबल चेंज है बट नेग्लिजिबल चेंज है, लगभग लगभग सेम चल रहा है। तो क्वासी स्टैटिक का मीनिंग आपको समझ में आया। अगली बात हम करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है हमारा, कि कोई एक सिस्टम बहुत सी स्टेज से गुजर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम अगर बात करें तो 1 से 2 तक गया, फिर 3, फिर 4 एंड फाइनली ये वापस एक की कंडीशन में आ गया है, बहुत सारे प्रोसेस से होते हुए, है ना। प्रोसेस, ये जो हम एरो लगाकर दिखा रहे हैं ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को, है ना, 1 से 2 तक एक प्रोसेस में जा रहा है, फिर 2 से 3 तक दूसरे प्रोसेस में जा रहा है। तो अब जैसे यहाँ पर 1 से 2 तक क्या है, आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस है। 2 से 3 तक आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो हम इसको आइसोकोरिक भी कह सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर टेम्परेचर डिफाइन नहीं किया है, तो अभी हम दो वेरिएबल जो हमारे पास पीवी डायग्राम है उसमें है, हम उसी के बेसिस पे इनको प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया आपके पास कि अगर उसको घुमाकर वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। अब नॉन साइक्लिक ऑब्वियसली इसका बिल्कुल क्या होगा, उल्टा होगा। ऐसा प्रक्रम जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे।
तो अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास जैसे अभी एक तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक जो है वो तो सिर्फ उसमें किसी वेरिएबल का और कोई मेंशन नहीं है, लेकिन कौन से कांस्टेंट वेरिएबल है उसके बेसिस पे हम प्रोसेस को चार तरीके से चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला आता है समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम आपका क्या कहता है? समतापी प्रक्रम हमारा कहता है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, देखो ये एक स्टेट है और दूसरी स्टेट यहाँ पर है हमारे पास। इसको आप थोड़ा डायग्राम से एक इमेज कंसीडर कीजिए, बट ये कोई केस नहीं है कि अगर हमारा एक यहाँ पर ए है और एक यहाँ पर बी है, ठीक है, तो हम ए स्टेट से बी स्टेट तक इस तरीके से जा रहे हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है, यहाँ पर हमने भले ही चेंज दिखाया है लेकिन टेम्परेचर हमारा सेम रहे। तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम उस प्रोसेस को कहेंगे समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है एक स्टेट से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, तो हम क्या कह रहे हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। सिमिलरली अगर हम कह रहे हैं कि हमारा ए से बी तक जाने के लिए प्रोसेस हमने ऐसा चुना है कि ना तो ऊष्मा बाहर से अंदर आ सकती है, ना अंदर की ऊष्मा बाहर जा सकती है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमारे पास यानी कि जब ऊष्मा ऊष्मा जो है वो कांस्टेंट रह रही है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है लेकिन बाहर से कोई ऊष्मा नहीं दी जा रही है और ना ही इसका कहीं से ऊष्मा इसमें से गायब हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? तब आपके पास ऊष्मा जो है वो कांस्टेंट है, तब आप क्या कह रहे हैं इस प्रक्रम को? रुद्धोष्म प्रक्रम। और इसी प्रकार से हमारा क्या होगा? समतापी प्रक्रम, यानी कि आपका ए से बी तक जाने में प्रेशर आपका सेम है, टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ऊष्मा भी चेंज हो सकती है, लेकिन उसका प्रेशर कैसा रहेगा? एक समान रहेगा, है ना, दाब उसका एक समान रहेगा। उसे हम क्या कहेंगे? समदाबी प्रक्रम। इसी तरीके से सम आयतनिक प्रक्रम, आप लोग अगर ये वीडियो देखें तो उसका कमेंट में मुझे बताइए कि सम आयतनिक प्रक्रम क्या हो सकता है। तो ये हमारे कुछ प्रोसेस थे जो आज हम लोग समझ गए हैं। अगली बार हम जानेंगे कि किसी कार्य को करने पर क्या एक सिस्टम द्वारा किया गया कार्य और एक सिस्टम पर किया गया कार्य, इसमें क्या अंतर होता है। साथ ही हम जानेंगे हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके बारे में। तो आज के लिए इसी लेक्चर के साथ आप सभी को धन्यवाद और कोरोना में सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़िए।